हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना चैनल पी स्टडी पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सेट है इडुटेरिया यानी कि प्रवीण सर द्वारा प्रोवाइड की गई बुक है। और आपको बता दें कि ये ईएसआई और एसआईपीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए उपयोगी होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए भी ये उपयोगी ही होगा दोस्तों। तो हम लोग देख लिए हैं सेट 1, 2 और 3, 4 और ये सेट है 5 है दोस्तों। तो जो 5 सेट में इसका कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो 65 निर्धारित किया गया है। तो और ये आपको बता दें कि एक्सप्लेन सहित जो इटेरिया का एक्सप्लेन है उसके सहित आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल। तो चलिए दोस्तों इसको बिना ऑप्शन से ही आपको इसका आंसर दे दें ताकि लेट ना हो। और आपको 2 सेकंड का या 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग उसके अंदर आप लोग अपने दिमाग में आंसर सोच लेंगे। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो श्रीलंका होगा। आंसर जो होगा डी होगा। और आपको बता दें कि जो श्रीलंका में आयोजित हुआ था वो कोलंबो शहर में आयोजित हुआ था। और जो भीमस्टेक की स्थापना हुआ था वो 1997 में। और कुल सदस्य जो हैं अभी सदस्य जो हैं वो टोटल 7 हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो द्वारा कब शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो 2023 तक लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान 1 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के पहले फ्लेमिंग एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी कि सॉरी दोस्तों, भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने हैं? आप लोगों से ये क्वेश्चन किया गया है। तो आपको बता दें कि रिपू दमन बेवली जो हैं भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर हैं। उनका मिशन रन फॉर लिटर फ्री इंडिया जो स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, तो उनका मिशन जो है रन फॉर लीटर, ठीक है दोस्तों, लीटर फ्री इंडिया। ठीक है दोस्तों, लीटर फ्री इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग सोचे कि इसको सेशन को लेट ना किया जाए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देखें। चलिए देखते हैं, मार्च 2020 में चार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया, किस राज्य में किया गया? यानी कि चार जो कूट महोत्सव है ये किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो वो मिजोरम। आंसर जो होगा ए होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप लोग के लिए 2 सेकंड का समय हर वक्त दिया जा रहा है दोस्तों। तो जो आयोजित किया जाएगा वो लॉस एंजल्स में होगा। और आपको बता दें कि लॉस एंजल्स अमेरिका में है। और जो ये आयोजित होगा 34वां जो ग्रीष्मकालीन आयोजित होगा वो 2028 में होगा दोस्तों। और ये यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक कौन है? स्टोरी सो फार पुस्तक है तो उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है संदीप मिश्रा। स्टोरी सो फार के लेखक संदीप मिश्रा जी हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपको बता दें कि स्टोरी सो फार जो बुक है वो दूती चंद यानी कि धावक जो है दूती चंद के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा दोस्तों। वहाँ पर 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 दिसंबर 2019 को मनाए गए एड्स दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो जो इसका थीम था वो कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस होगा दोस्तों। आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो 14वें जो हैं दोस्तों वो आंसर जो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। और वर्तमान महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 में दोस्तों ये पदभार ग्रहण किए। और ये जो हैं कौवे नंबर के हैं, 14वें नंबर के। आप लोग इसको भी देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी काल आप लोगों को नंबर भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग क्वेश्चन में ही इसको मेंशन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में आपको 14,100 टन
लिथियम के भंडार की खोज की है? तो आप लोग जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में आपको 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की गई है दोस्तों। और जो इसकी खोज करता है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने मांड्या में, यानी कि कर्नाटक के मांड्या में जो है दोस्तों, इसको भी गौर कीजिएगा, मांड्या में इसकी खोज की गई थी और ये भंडार है दोस्तों वहाँ पर। तो लिथियम एक दुर्लभ धातु है, जो लिथियम है वो एक दुर्लभ धातु है दोस्तों, और इसका मुख्य रूप से विद्युत वाहनों की बैटरी बनाने में, आप लोग देखे होंगे कि विद्युत जो हमारी कारें हैं या कोई और जो वाहनें हैं तो वो बैटरी से संचालित होती है, तो इसी लिथियम के बैटरी से होता है। और जो मोबाइल का भी बैटरी होता है तो वो लिथियम से बना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पेशावर फुटबॉलर बनने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? यानी महिला का बात किया गया है तो बाला देवी जो है वो पेशावर फुटबॉलर बनने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों भारत की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो जो खोला गया है वो भोपाल में खोला गया है, और भारत का ये पहला ई कचरा क्लिनिक है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है दोस्तों। और ई कचरा क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों में कचरे के पृथक्करण, संस्करण और निपटान को सक्षम करता है दोस्तों। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्युत वाहन नीति लागू किया गया है? तो विद्युत वाहन लागू किया गया है नई दिल्ली में। भारत में विद्युत वाहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित राज्य है तो वो है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है अवार्ड? तो आप लोग जो इसका आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा PV सिंधु, और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। और 11 मार्च 2020 को ये प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है दोस्तों? तो वो है आंसर नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो आंसर होगा B। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। और भारतीय तट रक्षक का मुख्यालय जो है, आप लोग याद करेंगे, भारतीय तट रक्षक का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भी गौर करेंगे और याद करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है तो वो सत्य है, यह भारत और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम वायुसेना अभ्यास है दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। और रॉयल एयरफोर्स के मध्य इंद्रधनुष नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो जो स्थापित किया गया है वो अमेरिका में स्थापित किया गया है, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। ठीक है दोस्तों, लॉस एंजिल्स में। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे कहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो विवेकानंद के नाम पर रखा गया है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो कौन प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो बांग्लादेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से, आपको आबादी से के हिसाब से पूछा गया है, तो बांग्लादेश वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है। और उसके बाद जो है पहले बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पाकिस्तान, ठीक है, और मंगोलिया और अफगानिस्तान, और उसके बाद जो है वो इंडिया आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा गया है तो वो बिगल जुल्फा है। राष्ट्रपति ने बिगल जुल्फा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आप लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जन औषधि दिवस भारत में
कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। पूरे देश में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगीत दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो इसका आंसर हो वो होगा सी। तो वंदे उत्कल जननी को राजगीत दर्जा उड़ीसा द्वारा प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गांधी हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जो आंसर होगा मोहम्मद जावेद अकबर ने ये पुस्तक लिखी है और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? तो जो विमान में किया AN-32। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान में स्वदेशी जेट जैव ईंधन का उपयोग पहली बार किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछी गई है, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा मिशिगन झील, जो पूर्णतः वो है जो USA में है वो पूर्णतः है दोस्तों। ठीक है, और 5 झील जो है जो उत्तरी अमेरिका में है वो मिशिगन है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मिशिगन है और सुपीरियर है। ठीक है, और ओंटारियो है, ह्यूरोन है, आप लोग नोट कर लेंगे, और ईरी है। ठीक है दोस्तों, आपको शॉर्ट में बता दिया गया है। और जो इसमें जो है वो मिशिगन है, वो USA में पूर्णतः है। चलिए देखते हैं, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली पूछा गया है कि क्यों प्रसिद्ध है। तो डेथ वैली जो प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्ण उष्णता के कारण। आपको डेथ वैली वो नहीं पूछा गया जो इजराइल और जॉर्डन के बीच है, जिसे मृत सागर है। आप लोग को पूछा गया मृत घाटी है, तो वो है दोस्तों डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में राज्य में स्थित है। यह सबसे गर्म उष्ण घाटी है दोस्तों, और इसकी जो गर्मी का तापमान होगा दोस्तों वो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर आपको 54 डिग्री सेंटीग्रेड या 54 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो आपको बता दें एशिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। स्थलीय खंड पेंजिया के उत्तरी भाग को लोरेंसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। लोरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि आपको गोंडवाना में आपको दक्षिणी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, और बता दें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, और भारतीय प्रायद्वीप मेडागास्कर और अंटार्कटिका आदि शामिल थे। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 28, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है दोस्तों, तो वो होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो आपको ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो इसमें ही आपको सूर्य ग्रहण होता है जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की सही क्रम क्या है? तो आपको पता होगा कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपको सही क्रम है, तो देख लेंगे इसका सही क्रम कौन सा है। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको बुध जो है तो ये सही हुआ, और उसके बाद शुक्र, ठीक है, 2, और शनि, तो आपको पता होगा शनि और अरुण, ठीक है दोस्तों। तो इसके थ्रू आप ये सीक्वेंस में जा रहा है, तो ये आंसर होगा बी, बुध, शुक्र, शनि और अरुण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन शीर्ष स्थान पर है? तो यूरेनियम के भंडार में जो शीर्ष स्थान पर है वो ऑस्ट्रेलिया है। कभी कभी आप लोगों को कजाकिस्तान भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है अभी दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लें। और दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का 29% यानी कि 29% जो है यहाँ पर मिलता है, और इसका जो अनुमान है 70 लाख टन मात्रा है। और दूसरे स्थान पर जो है वो कजाकिस्तान को दिया जा रहा है दोस्तों, और ये है टोटल 12% यानी कि 12%, ठीक है दोस्तों।
अभी जो उत्पादन हो रही है वो कजाकिस्तान में सबसे अधिक हो रही है, जबकि आप लोगों को भंडार के रूप में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये उत्पादन जो हो रही है अभी शीर्ष पर कजाकिस्तान है और भंडारण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें जो सही सुमेलित नहीं है वो डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत खाड़ी के बीच नहीं है। तो डेविस जल संधि है दोस्तों, वो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, ठीक है। और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान निकोबार सही है, और डोबर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, और मलाक्का जल संधि है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 32। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो स्थल जो प्रचलित है वो भीतरकनिका उड़ीसा का है, और आपको बता दें कि ओलिव रिडले कछुआ के प्रजनन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है आपका भीतरकनिका। चलिए देखते हैं 33। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो जो निवास करती है वो 17.5% निवास करती है दोस्तों। तो ये आपको कुल जनसंख्या के है, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 2.5 है दोस्तों। इसको भी नोट कर लेंगे पूरे विश्व का क्षेत्रफल का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो उसमें ये मेंशन कर दिया गया है अमेजन वर्षा वन को फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन इसी से आता है दोस्तों। तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो दोस्तों 35 का जो आंसर होगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैस है, जो रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन क्षरण CFC मुख्य कारक है इसका, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो जो प्रस्तावित किए थे वो एजी टॉन्सले द्वारा 1955 में प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र की रचना जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों से होती है, यानी दोनों से होती है, जैविक या अजैविक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची को मिलान करना है इससे। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में है भरतपुर, और मध्य प्रदेश में है बांदीपुर, नहीं दोस्तों, बांदीपुर कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, और जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम। तो इसका आप जो मेंशन करेंगे तो वो होगा दोस्तों डी होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा डी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपको बता दें कि नर्मदा है, और माही है, और ताप्ती है, जबकि महानदी जो है वो उड़ीसा में है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण नहीं है? तो नहीं है आप लोगों से पूछा गया, कहीं पर आप बुझाइए, तो नहीं पर गौर करना है आप लोगों को। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा सहकारी कृषि, जबकि आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें शामिल है, कारक है, और जोत का आकार छोटा हो रहा है ये भी शामिल है, और जनसंख्या दबाव ये भी शामिल है। तो जो नहीं शामिल है वो सहकारी कृषि है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कैनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है, और ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, और ये एक हिल स्टेशन है, कोडाई कैनाल। तो आप लोग देख लेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाने वाली जो फसल है वो कपास है दोस्तों, आंसर सी होगा। और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, आप लोग इसको भी मेंशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से गुजरती है? तो जो वो दर्रा है दोस्तों वो है खारदुंगला दर्रा, ठीक है। और सबसे ऊंचा रोड है मोटर वेल के, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? आप लोगों से पूछा गया है कौन सी अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, जब कोई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण करते हैं। तो आपको पता होगा NaOH। ठीक है दोस्तों, ये क्षार है, ये दोस्तों क्षार है। और आपको बता दें कि HCl, ठीक है, ये अम्ल है। और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल बनता है। तो NaCl आपका लवण हो गया और जल होगा H2O। तो इसके थ्रू आपका आंसर उदासीनीकरण होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण आप लोगों से पूछा गया कौन नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे रासायनिक पदार्थ में बदलाव होता है। तो वो बदलाव होता है रासायनिक पदार्थ में क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है दोस्तों। तो दहन, और इसका जो अतिरिक्त उदाहरण है आपको बता दें, दहन होगा, भोजन का पचना होगा, श्वसन होगा और लोहे में जंग लगना होगा। ये सभी होगा दोस्तों और ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? यानी अधातु होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट आपको पता होगा अधातु होता है और ये कार्बन का पूरक है और ये सुचालक भी होता है। तो ये ऐसी एक धातु है जो ऊष्मा का भी और विद्युत का भी सुचालक है। ठीक है, इसे आपको देखने को मिला होगा, इसे काला शीशा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे काला शीशा भी बोला जाता है और इसे पेंसिल में उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर। ठीक है, आप लोग को प्राकृतिक भी कहीं पर देखने को मिलेगा, तो इसमें प्राकृतिक नहीं मेंशन किया गया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए, आइसोप्रीन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो जो दर्पण होता है समतल एवं उत्तल होता है दोस्तों। आपको पता होगा उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के जो दर्पण है उसके पीछे बनता है और तथा सीधा बनता है एवं आभासी बनता है दोस्तों। और वही समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। और विद्युत चुंबकत्व बनने के लिए सबसे उपयुक्त होगा आपका नरम लोहा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। वह तरंग, आपको अनुदैर्घ्य की परिभाषा बोल रहे हैं, वह तरंग जिससे माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं अनुदैर्घ्य कहलाते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के कंपन से ही विद्युत उत्पन्न होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब लोग डीजे वगैरह बजता है तो आप लोगों को कंपन सुनाई देता है या कंपन होने लगती है, तो उसी को हम लोग अनुदैर्घ्य बोलते हैं, जो दोलन होने लगे। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि जो ध्वनि की जो मात्रा अधिक होती है वो ठोस में अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, और इस्पात में कहीं पर आपको मिलेगा तो आप लोग इस्पात भी टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, कूट का प्रयोग किया गया है। कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? तो मिश्रण जो है उसको अलग करने की कौन सी विधि है? आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होने वाला है तो डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। रावाकरण भी होता है, आसवन भी होता है, निस्यंदन भी होता है और ऊर्ध्वपातन भी होता है। चलिए, और आपको बता दें कि इसमें जो नहीं है उसका मेंशन भाप आसवन और निस्यंदन तो है, वर्ण लेखन भी होगा और ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसन, रावाकरण सभी सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य में मादा जनन अंग निम्न में से किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है? तो उपयुक्त सभी, एस्ट्रोजन से भी, प्रोजेस्टेरोन से भी और रिलैक्सिन से भी। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए देखते हैं 52 है साथियों, इसमें कूट सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं, और इसको सम्मिलित करना है टोकोफेरोल। तो चलिए देखते हैं, जो टोकोफेरोल है ये जनन क्षमता को के लिए उपयुक्त होता है और
आपको बता दें कि जो बी है आपका विटामिन के होता है, तो चोट लगने से रक्त का थक्का जमने के लिए होता है। और थायमिन बेरी, ठीक है दोस्तों। और साइनोकोबालामिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों में सुधार के लिए। तो जो देख ले इसका आंसर जो होगा कौन मिलान है, तो वो मिलान है आपका बी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है। वह एक प्रकार के कार्बनिक कणों जीवित अथवा निर्जीव का भक्षण करता है, यानी कि जीव भी होता है और निर्जीव का भी भक्षण कर सकता है। इन भोजन कणों को वह कई कूटपादों से घेर लेता है। जिस कूटपाद से भोजन का कण तरल के साथ अन्न धानी के रूप में कोसा रस में पहुंच जाता है। तो कहाँ पहुंच जाता है आप लोग? कोसा रस में। आप लोग इसको भी मेंशन कर लीजिएगा सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो कौन ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो वो इंसुलिन के द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप लोग को बता दें कि अग्नाशय के लैंगरहैस द्वीपिका से इंसुलिन का स्रावित होता है। कहाँ से होता है? लैंगरहैस द्वीपिका से, ठीक है। आप लोग इसको देख लेंगे, मेरी वक्तव्य को सुनेंगे। और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियोजित इंसुलिन के द्वारा होता है। और रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने एवं घटने क्रमशः हाइपरग्लाइसीमिया तथा मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, ऐंठन, मृत्यु आदि का प्रभाव होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो आप लोगों को छोटा सबसे पता होगा, कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव है। इसे मोलिक्यूटम वर्ग में रखा जाता है। इसकी खोज जो हुआ था वो फ्रांस के इनोकार्ड तथा रोक्स ने किया था। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक आप लोगों से पूछा गया है, तो वो जूल है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। वही जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक होता है। आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया गया है जूल पर सेकेंड, तो ये होता है शक्ति का दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के लिए चुना। तो कब चुना दोस्तों? आप लोगों से ये क्वेश्चन किया गया है। तो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सरकारी समितियों का उपबंध जो किया गया है वो भाग 9 के क के तहत किया गया है। तो आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है यानी कि 1 है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है। और जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और जो 2 है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इसका आंसर है केवल ये सही है। आपको बता दें कि यहाँ 6 प्रकार की रिट नहीं जारी होता है, यहाँ पर 5 ही प्रकार के रिट जारी करता है। और ये सही है आपका 2, ठीक है दोस्तों। और जो ये 5 प्रकार के रिटें जारी करती है उनका नाम क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ए। तो आप लोग इसको देख लेंगे, तो आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि इसका मेंशन किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर सी होगा। आप लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में आपको 12 मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको 11 ही मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें ये गलत है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जुड़ा गया था वो 86वें संविधान द्वारा जुड़ा गया था 2002 में। और सभी सही है, ये सही है। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और स्वर्ण सिंह समिति संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिए थे, ये भी सही है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बहुत बढ़िया, 42 से आपको 10 है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये एक जोड़ा गया था 11वां। चलिए देखते हैं, तो आंसर जो इसका होगा वो सी होगा।
देखते हैं 61 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो विशेषता पूछा गया है, तो विशेषता इनमें से आपको देखेंगे तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति स्थानांतरण, तो ये सही है। और बी है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना व्यवस्था, ये भी सही है। और 3 है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, तो ये भी सही है, यानी कि आंसर जो होगा डी होगा। देखते हैं 62 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो वो सौंपा गया था जॉन मथाई को, और ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा डॉक्टर जॉन मथाई को ही मिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें मेंशन कर दें आपको, वित्त मंत्री ये थे और ये गृह मंत्री थे दोस्तों। और चलिए देखते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे बी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द किसके थ्रू जोड़ा गया था, तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो नहीं है वो है दोस्तों सी अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, तो ये नहीं होगा। और उसके सिवाय कुटीर उद्योग का विकास, ये सही है। आजीविका का पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। और राज्य पोषण एवं जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, ये भी सही है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा इसका, यहाँ पर आप लोग गौर करना है नहीं। चलिए देखते हैं 65 है निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निपटारा नहीं करता है, जबकि यह निचली अदालतों का अपील सुन सकता है, सही है। और यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है, ये भी सही है, 226 के तहत आपको पता होगा। और सी है यह नीचे की अदालत का पर नियंत्रण कर सकता है, ये भी सही है दोस्तों। तो जो आंसर इसका होगा वो डी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 66 निम्नलिखित में कौन सी समिति योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था। तो वो किया गया था जीवी के राव समिति, तो आंसर होगा ग्रामीण विकास एवं गरीब उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग ने 1985 में ये हुआ था दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो GV.K. राव की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों को सूची में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो अवध है। व्यक्तिगत के तहत आपको बता दें कि अवध को 1856 में शामिल किया गया था और ये व्यक्तिगत के सिद्धांत पर लागू नहीं था। और जो पहले थे वो शेष राज्य थे, सतारा, बघाट, झांसी व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर जो इसका होगा सी अवध होगा। देखते हैं 68 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था और ये बाल विवाह रोकने के लिए एक प्रयास था और शारदा अधिनियम 1930 में हुआ था पारित। देखते हैं 69 भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये स्थापना की गई थी NG रंगा के द्वारा। भारतीय किसान स्कूल नामक संगठन स्थापित की गई थी इनके ही द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था। तो जो किया गया था वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर के संपादक थे और यह प्रथम समाचार पत्र था जिसका संपादक भारतीय के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, ये ऐसा संपादक जो पहली बार भारतीय के द्वारा किया गया था संपादक मूल रूप से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लगाया गया था। तो वो प्रांत था असम। ठीक है, असम ब्रिटिश भारत में 1835 में प्रथम बार
चाय बागान लगाया गया था दोस्तों। तो इसको आप लोग गौर करेंगे, 1835 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोगों से पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, यहाँ पर देखिएगा भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो होंगे सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे। जबकि आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका जो आंसर होगा वो लॉर्ड माउंट बेटन होगा। जबकि भारतीय जोड़ देगा तो ये राजगोपालाचारी होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पत्रिका को अस्वीकार किया गया? तो अस्वीकार किया गया पार्लियामेंट्री सुधार 1909 यानी कि 1909 लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था का विरोध किया गया था। और इसकी जो 1909 में जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो मदन मोहन मालवीय यानी कि MMM द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है तो वो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो आप लोगों से यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, नहीं हम बताते हैं आपको कि आप गौर करते रहिए नहीं कौन सा है। तो ये है आंसर डी। ठीक है दोस्तों, तो जलियांवाला बाग इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयास किया, तो ये गलत है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयास इन्होंने 1917 में किया था चंपारण में। और जलियांवाला देखते हैं जो इसका जो ऑप्शन है, तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ये सही है। और सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपको जनसभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी, ये भी सही है। और आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आपको नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग उसको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं 76, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्यों में जो शामिल थे वो कौन थे संस्थापक के तौर पर? तो वो थे, आंसर होगा आपका फिरोज शाह मेहता, ये भी शामिल थे। और KT तेलंग ये भी शामिल थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ये भी शामिल है। तो आंसर जो होगा वो बी होगा। और आपको बता दें कि ये जो स्थापना हुई थी 1885 में स्थापना हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र कौन सी है? तो एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निकाली गई थी। और जो इसका आंसर होगा 2 और 3, आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 78, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो चांदी पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल से ही आप लोगों को भारत में सर्वप्रथम चांदी की पाए जाने का वहाँ पर प्रमाण मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो शिलादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो हर्षवर्धन यानी हर्ष ने किए थे। तो ये पुष्पवती वंश के जो ये शासक थे और इन्हें परम भट्टारक यानी कि परम भट्टारक की उपाधि दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अपने द्वारा ग्रहण किए थे परम भट्टारक। तो आप लोग इसको भी सुनकर मेंशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया? तो इक्ता प्रथा प्रारंभ दोबारा किए थे तो फिरोज शाह तुगलक। और आपको बता दें कि पहली बार जो इक्ता प्रथा जो प्रारंभ किए थे वो इल्तुतमिश थे। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने सबसे पहले प्रारंभ किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो इसको समाप्त कर दिए थे और पुनः जो फिरोज शाह तुगलक है इसको स्टार्ट कर दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो मुक्ति दिवस के रूप में आपको मनाए थे 22 दिसंबर 1939 को। आपको बता दें कि कांग्रेस के अनुमति के बिना भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के जो प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 को इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दिए जाने के खुशी में आपको 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें जो इसका आंसर होगा वो धर्मपाल द्वारा
किया गया था। आपको बता दें कि 770 से 810 ईस्वी शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल, ठीक है दोस्तों, धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कब बीच हुई थी? तो 770 से 810 ईस्वी शताब्दी के बीच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो वो थे बिंबिसार। आंसर जो होगा सी होगा। और जो जीवक थे वहाँ जो बिंबिसार के राज में एक राजवैद्य थे, और इन्होंने बिंबिसार ने ही महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए भेजा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आप लोगों को पता होगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। प्रसिद्ध यात्री जो था यह मोरक्को का था, और इसका जो वृत्तांत है, यानी कि जो इस यहाँ आया था, तो उसका वृत्तांत जो है वो है रेहला। आप लोगों से पूछा गया रेहला किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो वो इब्न बतूता की लिखी गई पुस्तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युगनी थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। तारिख ए मुबारक शाही के पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी थी यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित पुस्तक है। देखते हैं 87। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा है? सबसे जो लंबा कार्यकाल है वो लॉर्ड कर्जन का है। आपको बता दें कि 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था, 6 वर्ष के लिए। तो इन्हीं का सबसे बड़ा कार्यकाल था। तो और आपको बता दें दोस्तों कि लॉर्ड वेलेजली का था 1936 से 1944। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड लिथिगो तक का था दोस्तों, और लॉर्ड वेलेजली का था आपको 1798 से 1805। इसको भी मेंशन कर लेंगे। और लॉर्ड कर्जन का था तो आपको बता दिए 1899 से 1905, और इरविन का था 26 से, यानी कि 1926 से 31 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख जो नेता थे अहमदाबाद मिल मजदूर, आप लोगों को सुने होंगे आप लोग। तो वो महात्मा गांधी के द्वारा वहाँ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। श्रमिकों के मालिकों के साथ संघर्ष समाधान के लिए सत्याग्रह वहाँ पर किए थे। देखते हैं 89। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक थी? तो आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग इनके ही द्वारा रचित पुस्तक है। देखते हैं 90 है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो वो संस्था थी इंडिया एसोसिएशन। तो आंसर जो होगा सी होगा, और ये हुआ था स्थापना 1876 में। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था 1866 में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखते हैं 91। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये पेशावर मुक्केबाज हैं। तो आप लोग इसको देख लेंगे, आंसर सी होगा, और ये भारत के पेशावर मुक्केबाज हैं। देखते हैं 92। सोकर किस खेल से का दूसरा नाम है? यानी सोकर आप लोग सुने होंगे नाम, तो फुटबॉल से संबंधित है सोकर, और इसमें जो संख्या होती है 11 होती है, और रग्बी में 15 होती है, और बास्केटबॉल में आपको 5 होती है, और बेसबॉल में 9 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया यानी कोरिया में ये मनाया जाता है, और बहरीन और लिechtenstein में भी मनाया जाता है, और कांगो में भी मनाया जाता है 15 अगस्त को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था? तो जो थीम था वो था आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। तो आंसर जो होगा ए होगा। तो आपको बता दें कि महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है दोस्तों। इस साल जो महिला की दिवस की जो थीम थी वो थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। तो आंसर जो होगा ए। चलिए देखते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है।
तो एनाटोमी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों जानवरों एवं पौधों की संरचना। ठीक है दोस्तों, विज्ञान और आयुर्विज्ञान की एक शाखा है ये एनाटोमी। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जीवित यानी कि चल या अचल वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर जो होगा ए होगा। देखते हैं 96, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, विदेशी निवासियों की आय। जो विदेश में निवास हम लोग एनआरआई करते हैं तो उनका जो आय होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, जबकि निजी प्रेषण ये शामिल किया जाता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज ये भी शामिल किया जाता है और बाह्य अनुदान ये भी शामिल किया जाता है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, बाजार में मुद्रण आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है, जिसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुन लेंगे ताकि आप लोग को पता चल सके। देखते हैं 98, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, WEF द्वारा जारी होती है ग्लोबल जेंडर गैप। जबकि आपको बता दें कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी होता है विश्व बैंक द्वारा, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस तो ये भी जारी होता है विश्व बैंक द्वारा। तो आंसर जो होगा डी होगा। 99 देखते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो वो की गई थी, यानी कि इसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, तो 1982 में। आपको बता दें भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 1982 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार का वित्त पोषण है। तो मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि व्यापार का वित्त पोषण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड विलियम बेटिक और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो आप लोग इसको पता होगा कि आंसर जो होगा वो सी होगा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1831 में तथाकथित कुशासन के आधार पर ये मैसूर को मिला लिए थे। और आपको बता दें कि 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, 1834 में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग को हर रोज़ ऐसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे आपको सेट। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि और जो KBC नानों के लिए है तो उसके लिए भी आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।